हेलो विद्यार्थियों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आधुनिक काल के वर्गीकरण और नामकरण के विषय में आरंभ किया था और उसमें हमने अध्ययन किया। तो उसमें हमारा आधुनिक काल के अंतर्गत हमारा जो 4 भागों में विभक्त है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावादी युग और छायावादोत्तर काल या शुक्लोत्तर काल। तो इन 4 में से 2 पर हमने अध्ययन किया था, भारतेंदु युग के विषय में और द्विवेदी युग के विषय में। आज हम इस वीडियो में छायावाद के विषय में पढ़ेंगे। छायावाद का समय जो है 1917 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक माना जाता है। छायावाद का विकास द्विवेदी युग के पश्चात हिंदी साहित्य में हुआ। छायावाद के नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। हिंदी काव्य में छायावाद की स्थापना जयशंकर प्रसाद ने की थी। झरना रचना छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद की जो है बहुत प्रसिद्ध रचना है और यह छायावाद की रचनाओं में प्रमुख रचना है। जयशंकर प्रसाद की अन्य प्रसिद्ध रचना में कामायनी रचना छायावाद की आत्मा कही जाती है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का प्रारंभ 1918 ईस्वी से मानते हैं। छायावाद का नामकरण का श्रेय मुकुटधर पांडे को दिया जाता है। मुकुटधर पांडे ने सर्वप्रथम श्री शारदा पत्रिका में 1920 ईस्वी में हिंदी छायावाद नामक निबंध में छायावाद शब्द का प्रयोग किया। मुकुटधर पांडे जो थे, इन्होंने सबसे पहले श्री शारदा पत्रिका 1920 में जो निकली थी उसमें अपना एक निबंध दिया था छायावाद के नाम से, और छायावाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले हिंदी में वहीं से मिलता है। छायावाद में हिंदी ब्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। छायावाद के प्रमुख कवि जो छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं वह सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, ये 4 जो हैं ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं, प्रमुख छायावाद के कवि हैं। और भी बहुत से अच्छे कवि हैं परंतु ये छायावाद के स्तंभ कहे जाते हैं। छायावादोत्तर काल चौथा जो 4 हिस्सों में बटा है वो आधुनिक काल, तो छायावादोत्तर काल इसको शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल के समय हिसाब से उनको शुक्लोत्तर काल भी कहते हैं। 1936 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी तक इसका समय रहा है। छायावादोत्तर शुक्ल या शुक्लोत्तर युग के बाद का साहित्य अनेक अमूल्य रचनाओं का सागर है। बहुत रचनाएं अच्छी लिखी गई। हिंदी साहित्य जितना समृद्ध साहित्य है किसी दूसरी भाषा में नहीं है। छायावादोत्तर युग का या शुक्लोत्तर युग के कवि और उनकी रचनाएं और रचनाकार उनके कालक्रम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। सन 1936 ईस्वी से सन 1947 ईस्वी तक के काल को शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग कहा जाता है। छायावादोत्तर युग में हिंदी का बहुमुखी रूप देखा जाता है। छायावादोत्तर युग में हिंदी काव्य धारा को 2 भागों में विभक्त किया गया है और पुरानी काव्य धारा और नवीन काव्य धारा। पुरानी काव्य धारा के 2 धाराओं में बांटा गया। पुरानी काव्य धारा को भी 2 भागों में बांटा गया, राष्ट्रीय काव्य धारा और उत्तर छायावादी काव्य धारा में वर्गीकृत कर दिया गया है। पुरानी काव्य धारा जो है पुरानी काव्य धारा के 2 धाराओं में राष्ट्रीय काव्य धारा और उत्तर छायावादी काव्य धारा में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, पुरानी काव्य धारा को 2 भागों में विभक्त किया गया है। फिर नवीन काव्य धारा के कवियों को निम्नलिखित धाराओं में वर्गीकृत किया गया है। व्यक्ति गीत कविता धारा, इसमें क्या है प्रेम और मस्ती के काव्य धारा है, गीत गाए इन्होंने लिखे हैं कवियों ने। और ये जो है नवीन काव्य धारा को 4 भागों में विभक्त किया गया है। व्यक्ति गीत कविता धारा, प्रगतवादी काव्य धारा, प्रयोगवादी काव्य धारा, नई कविता काव्य धारा। अब प्रगतवाद क्या है? प्रगतवाद एक राजनीतिक एवं सामाजिक शब्द है जिसके मतलब होता है, अर्थ होता है आगे बढ़ना, उन्नत करना, प्रगति करना। समाज साहित्य की निरंतर उन्नति पर जोर देने का सिद्धांत प्रगतवाद है। छायावादोत्तर काल युग नवीन काव्यधारा का एक हिस्सा है। यह उन काव्यधाराओं एवं आंदोलनों के संदर्भ में प्रयुक्त होता है जो आर्थिक और सामाजिक नीतियों में परिवर्तन या सुधार के पक्षधर होते हैं।
प्रयोगवाद प्रयोग हर युग में होते आए हैं, किंतु प्रयोगवाद नाम अथवा शब्द कविताओं के लिए हो गया है। प्रयोगवाद शब्द नाम जो है ये किसके लिए है? कविताओं के लिए है। जो कुछ नए बोधों, संवेदनाओं, चमत्कारों को लेकर शुरू में तार सप्तक के माध्यम से वर्ष 1943 में प्रकाशन जगत में आई, जिनका पर्याय वसान नई कविता में हो गया। तो सबसे पहला तो तार सप्तक है 1943 में प्रकाशित हुआ था। नई कविता प्रयोगवाद हुआ। नई कविता के आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन दूसरे सप्तक के मतलब इनका जो समय है उसके विषय में मतभेद है, लेकिन अधिकतर विद्वान जो है दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी से नई कविता का प्रारंभ मानते हैं। इस समय के कवियों ने अपने कविता को नई कविता की संज्ञा दी। नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा गया है जिनमें परंपरागत कविता से आगे नहीं नए भावबोधों, अभिव्यक्ति के स्थान ही नए मूल्यों और निःशुल्क विधान का अन्वेषण किया। हिंदी की यह नई कविता परंपरागत रूप से इतनी तो नई कविता की बात हो रही है, तो नई कविता जो है ये बहुत ही इसमें इम्पॉर्टेंट बिंदु हैं। नई कविता का आरंभ को लेकर विद्वानों में मतभेद है, और दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष से 1951 माने जो दूसरा सप्तक प्रकाशित हुआ था वो है 1951 में, और पहला तार सप्तक का प्रकाशित हुआ था 1943 में, और तीसरा सप्तक का प्रकाशित हुआ 1959 में। तो लेकिन दूसरे सप्तक के प्रकाशन वर्ष 1951 ईस्वी से नई कविता का आरंभ माना जाता है। इस समय के कवियों ने अपनी कविता को नई कविता की संज्ञा दी, है ना। नई कविता हिंदी साहित्य की उन कविताओं को कहा गया जिनमें परंपरागत कविता से आगे नए भावबोधों, अभिव्यक्ति के साथ ही नए मूल्यों और निःशुल्क विधान का अन्वेषण किया गया। हिंदी की यह नई कविता के परंपरागत रूप से इतनी भिन्न हो गई है। हिंदी की ये जो नई कविता है, जो परंपरागत कविताएं होती थी उससे इतनी भिन्न है कि इसको कविता न कह करके अकविता कहा जाने लगा। आमतौर पर दूसरा सप्तक और तीसरा सप्तक कवियों को नई कविता के कवियों में शामिल किया गया, और दूसरा सप्तक जो था और तीसरे सप्तक में इसमें 7-7 कवि थे सब में, हर एक सप्तक में। तो इनके जो कवि थे उनको नई कविता के कवियों में गिनती होने लगी थी। तो ये आपका विद्यार्थियों आधुनिक युग का हिंदी साहित्य के आधुनिक काल का जो है आपको थोड़ा सा, बहुत तो नहीं विस्तृत किया, थोड़ा विस्तृत करके हमने आपको अध्यापन का कार्य किया और आपको अध्ययन करवाया। तो आशा है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे। धन्यवाद। आगे वीडियो में मिलते हैं।